प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो। और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड पार्ट है ये वीडियो का, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अपने फ़ोन पे जाएं, स्मेरो ठाकुर सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। बेल बटन, जो बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हैं 17 और 350। सारवंतर डी भी दिया है और इसमें कितने पद है और उनका योग क्या है वो निकालना है। इसका मतलब एन और एस एन इसमें हमने निकालना है। तो ए 17 दिया है, एन 350 दिया और डी 9 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए जमा एन माइनस ए गुणा डी। इसमें ए और डी का मान और ए एन का मान इसमें पुट करेंगे तो 350 आ जाएगा 17 जमा एन माइनस ए गुणा 9। 17 को इस तरफ माइनस कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा, 9 को इधर अंदर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 9 एन माइनस 9। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा, और उस 8 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे 350 से माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 342 बराबर 9 एन। एन आ जाएगा 342 बटा 9, और इसको जैसे हम काटेंगे तो 38 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो पद हैं वो 38 है। अब हमें S38 मतलब S38 निकालना है। तो हमें पता है AP का इन पदों तक का जो योग होता है SN, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। और A और L के मान हमें पता है, N का मान भी पता है, A का मान भी पता है, तो हम इन सब का मान इसमें रख लेते हैं। तो 38 बटा 2, 17 जमा 350, 350 और 17 होते हैं 367। 38 को 2 से भाग किया 19 रह गया। 19 को जब आप 367 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर 6973 आ जाएगा। अतः इसमें 38 पद है और उनका योग 6973 है। वैसे ही अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो हमें जो चीज़ दी है वो है डी 7 और ए एन दिया है आपको 149 और एन आपके पास 22 दिया हुआ है। तो ए एन 149 दिया है, ए एन होता है ए जमा एन माइनस ए गुणा डी। तो ए एन की जगह हम 149 ले लेंगे, ए जमा एन की जगह 22 और डी की जगह 7। तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। 22 में से एक माइनस किया, रह जाएंगे आपके पास 21, और 21 को आप 7 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 147, और 149 में से 147 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब वैसे ही अब हमने क्या करना है, S22 कैलकुलेट करना है। तो AP के n पदों तक का योग SN होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो S22 आपके पास आ जाएगा 22 बटा 2, ए का मान 2 और एल का मान 149। तो 149 और 2 होते हैं 151, तो ये आ जाएगा 22 को 2 से भाग किया रह जाएगा 11, तो 11 गुणा 151 और इसको गुणा किया तो आपके पास आ जाएगा 1661। अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। अगला प्रश्न, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा और तीसरा पद दिया है, मतलब A2 और A3 दिया है आपके पास। तो A2 14 है, A3 18 है और N 51 दिया है। तो इनसे दो समीकरण बन जाएंगे हमारे पास, और उन दोनों समीकरणों से हम A और D का मान निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं एन बराबर ए जमा एन माइनस ए गुणा डी। तो A2 आ जाएगा ए जमा डी, तो 14 बराबर है ए जमा डी। तो ये आपके पास समीकरण पहला आ गया, ए जमा डी बराबर है 14। वैसा ही समीकरण हमारा A3 से आ जाएगा। तो A3 हम जानते हैं कि A3 होता है ए जमा 2D। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 18 आ जाएगा ए जमा 2D, या ए जमा 2D बराबर है 18। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरण को आपस में माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो विलोपन हो जाएगा ए का और डी का मान निकल जाएगा। 2D में से 1D माइनस किया तो D रह जाएगा, 18 में से 14 माइनस किए तो 4 रह जाएगा। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर D आपके पास आ जाएगा 4। अब इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर आपके पास आ जाएगा a जमा 4 बराबर 14, 14 में से 4 गए, a आपके पास 10 आ जाएगा। अब हमारे पास a और d हमें पता है, तो अब हम S51 आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि प्रथम 51 पदों का योग हमने निकालना है। तो S51 आपके पास आ जाएगा 51 बटा 2, 2 गुणा a आपने निकाला है 10 और d निकाला है 4, n तो 51 है ही है। अब 10 दूने होते हैं 20, 51 में से एक गया 50, 50 गुणा 4, तो 50 गुणा 4 होते हैं 200, तो ये आ जाएगा 200 और 20 220।
2 से 220 कट जाएगा, 110 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 51 गुणा 110 और इसको आपस में गुणा करके 5610 आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे ही अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको S7 दिया है और S17 दिया है। तो S7 49 है, S17 289 है, तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा, दूसरा S17 से बन जाएगा। तो हम जानते हैं एपी का n पदों तक का जो योग होता है वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो S7 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/2 2a जमा 7 - 1 गुणा d। तो S7 आपको 49 दिया है, तो 49 आ जाएगा 7/2 गुणा 2a जमा 6d। अब आप दो यहाँ पर कॉमन निकाल दें तो 2 से 2 कट जाएगा और अंदर बच जाएगा a जमा 3d। तो 49 आ जाएगा 7 गुणा a जमा 3d। इस 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 49 से 7 को भाग किया तो 7 रह जाएगा, तो a जमा 3d 7 के बराबर आ जाएगा। तो एक समीकरण बन गया। वैसा ही समीकरण एक S17 से बन जाएगा। तो S17 आ जाएगा 17/2 2a जमा 17 - 1 गुणा d। अब 17 में से 1 माइनस किया तो रह जाएगा आपका 16 और S17 का मान ले लिया 289। तो 289 बराबर है 17/2 गुणा 2a जमा 16d। यहाँ पर दोबारा से 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच जाएगा a जमा 8d, 2 से 2 कट जाएगा तो 289 आ जाएगा 17 गुणा a जमा 8d। 289 से 17 को भाग करेंगे तो 17 ही बचता है, तो a जमा 8d आपके पास 17 के बराबर आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 से समीकरण 1 को माइनस कर लेंगे, विलोपन हो जाएगा a का, 8d में से 3d माइनस हो जाएंगे, 5d बच जाएगा और 17 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो 10 बच जाएगा। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर बच जाएगा 5d बराबर है 10। तो d आ जाएगा इससे 2। अब इस d का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में अगर मान रख देंगे d का तो आ जाएगा a जमा 3 गुणा 2 बराबर है 7। 3 दूने होते हैं 6 और 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब a और d हमने निकाल दिए हैं तो हम Sn निकाल सकते हैं। तो Sn जो होता है वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो मान इसमें रख दिया तो 2 गुणा 1 जमा n-1 गुणा d कितना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर गुणा कर दिया तो आ जाएगा 2n-2। तो आपके पास आ जाएगा 2 जमा 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपके पास सॉल्व होके सिर्फ बच जाएगा n²। वैसे ही अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दिया है कि ये जो आपके पास श्रेणी दी है इससे एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an दिया है 3 जमा 4n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी आपने ज्ञात करना है, मतलब S15 निकालना है। तो पहले तो हमने बताना है कि क्या ये एपी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास an का मान दिया है इसमें n के अलग अलग मान पुट करते हैं। पहले हम n1 ले लेते हैं, तो n1 रख दिया इसमें तो आ जाएगा a1 बराबर है 3 जमा 4 गुणा 1। n का मान आपने 1 रख दिया तो 3 जमा 4 होते हैं 7। वैसे ही अब इसमें एक n का मान 2 रख लीजिए तो a2 आ जाएगा आपके पास 3 जमा 4 गुणा 2, 4 दूने 8 और 3 होते हैं 11। वैसे ही n का मान 3 रख दिया तो a3 आ जाएगा आपके पास 15। n का मान 4 रख दिया तो a4 आ जाएगा 19। अब आपने क्रमागत पदों का अंतर देखना है। तो क्रमागत पदों में अंतर जो है वो आप देख सकते हैं कि 11 - 7 है a2 - a1 जो 4 के बराबर आता है। वैसे ही a3 - a2 जब हम करेंगे तो वो भी 4 के बराबर आ रहा है। a4 - a3 करेंगे तो वो भी किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्रमागत पदों में जो अंतर है वो समान है। अतः ये जो आपके पास समांतर ये श्रेणी दी है इससे एपी बनती है। अब हमको निकालना है S15। तो S15 निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे Sn का, जो कि n/2 × 2a + n-1 × d है। तो S15 आ जाएगा 15/2, 2 गुणा n इसमें दिख रहा है आपको, n है 7, सॉरी पहला पद आपका है 7। वैसे n तो 15 है, d का मान 11 में 7 गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूने होता है 14, तो यहाँ आ जाएगा 14, 15 में से 1 रह गए 14, 14 को 4 से गुणा किया 56 आ जाएगा। और 56 और 14 होते हैं 70, तो 15/2 गुणा 70 मतलब 70 को 2 से भाग किया 35, 15 गुणा 35 आपके पास 525 उत्तर आ जाएगा। वैसे ही इसी प्रश्न का दूसरा भाग है। वैसी श्रेणी दी है आपके पास, an का मान इस बार है 9 - 5n। तो n का मान हम सबसे पहले तो क्या करते हैं इसमें 1 रख लेते हैं।
तो A1 आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5 गुणा 1, 9 में से 5 किया 4। वैसे ही n का मान 2 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। n का मान 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा आपके पास -6। वैसे ही n का मान 4 रखेंगे तो A4 आ जाएगा -11। अब हमने क्रमागत पदों में अंतर देखना है, तो पहले इन दो पदों को माइनस कीजिए। A2 माइनस A1 आ जाएगा -1 -4 -5 के बराबर। अब आप A3 माइनस A2 ले लीजिए, -6 -1 मतलब -5। अब वैसे ही A4 माइनस A3 ले लीजिए तो -11 -6 ये भी -5। तो अतः क्रमागत पदों में जो अंतर है वो बिल्कुल समान है। अतः इससे ये जो श्रेणी है इससे एक AP बनती है। अब हमें निकालना है S15। तो S15 के लिए हम सूत्र लगाते हैं Sn का। Sn आपको पता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो S15 आ जाएगा 15/2। 2 गुणा a आपको पता है 4 है और d का मान -5 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 दूने होता है 8, 15 में से 1 गए 14, 14 को 5 से गुणा किया 70, माइनस चिन्ह आ जाएगा -70। 70 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 में 70 माइनस करेंगे -62। तो 15 गुणा -62/2, तो 62 से 2 को भाग किया तो आपके पास आ जाएगा -31। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर -465 आ जाएगा। वैसे ही आपका 11वां प्रश्न, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपके n पदों का योग दिया है, मतलब Sn दिया है आपको 4n - n²। तो इसमें भी n का मान पहले 1 रख लेते हैं हम। तो पहले पद का योग मतलब पहला पद वो आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। 4 × 1 4 होता है, 4 में से 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस किया तो रह जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारा प्रथम पद निकल गया 3। वैसे ही S2 निकाल देंगे हम, तो प्रथम दो पदों का योग वो आ जाएगा A1 = A2 के बराबर। और यहाँ पर n का मान हमने 2 पुट कर लिया तो S2 आ जाएगा आपके 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। अब 4 दूने होते हैं 8, 8 में से 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस किए तो रह जाएगा 4। तो ये S2 निकल गया। अब हम इसी S2 से क्योंकि S2 हमें पता है मतलब A1 = A2 पता है, तो इसमें A1 तो हमें पहले से ही पता था तो इससे A2 भी निकल जाएगा। तो 3 × A2 4 के बराबर आ गया। A2 आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो पहला पद और दूसरा पद हमें पता चल चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरा पद भी हमें पता चल चुका है, पहला पद भी पता चल चुका है, तो इसका मतलब हम D निकाल सकते हैं। तो सारवंतर D जो कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके आ सकता है, तो वो आ जाएगा 1 - 3 - 2 के बराबर। तो A और D का अब हमें मान पता है तो अब हम किसी पद को निकाल सकते हैं। इसलिए जो तीसरा पद है A3 वो आ जाएगा A = 2D। A आपका 3 है और D आपका -2 है। 2 दूने 4, 4 में से 3 गया 1, साइन माइनस का आएगा तो तीसरा पद -1 आ गया। वैसे ही 10वां पद A = 9D, तो 9 को D से गुणा किया, 9 दूने 18, -18 में से 3 गए -15 रह जाएगा। वैसे ही nवां पद है जिसको हम AN कहते हैं, तो वो आ जाएगा A = n - 1 × D। A आपका 3 है जमा n - 1 × -2। अब -2 को अंदर गुणा करेंगे तो -2n आ जाएगा। -2 × -1 = 2 होते हैं, 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो आपके पास 5 - 2n बच जाएगा। वैसे ही अगला प्रश्न, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य जो धन पूर्णांक हैं वो होंगे 6, 12, 18 और 40 × 6 कितने होंगे 240। तो ये आपके पास एक तरह से AP बन गई, जिसमें A आपके पास 6 है, D 12 - 6 दूसरे पद से पहले पद को माइनस किया और n आपके पास 40 है क्योंकि 40 धन पूर्णांक है। तो अब हमने क्या निकालना है, S40 निकालना है। तो हम सूत्र लगाएंगे Sn का। तो S40 जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 40/2। 2 गुणा A है 6 और D है आपका 6, n आपका 40 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 40 को 2 से भाग किया 20 आ गया, 6 दूने 12 हो गया, 40 में से 39 को 6 से गुणा किया 234 आ गया। 234 और 12 हो गए 246, तो 20 × 246 और इसको आपस में गुणा किया तो आपको आ जाएगा 4920। अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। वैसे ही अगला प्रश्न, 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए।
तो 8 के जो 15 गुणज है प्रथम वो है 8, 16, 24 और 15 8 120। तो दोबारा से एक समांतर श्रेणी बन गई जिसमें ये 8 है, डी 16 माइनस 8 है मतलब 8 और एन आपके पास 15 है। तो एस 15 आपको निकालना है। तो हम सूत्र वही लगाएंगे एस एन का। तो एस एन होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 15 आ जाएगा 15/2, 2 गुणा 8 जमा 15 माइनस 1 गुणा 8। अब आप देख सकते हैं 8 दूने होते हैं 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। 15 में से एक ये 14, 14 को 8 से गुणा किए 112। अब 112 और 16 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 128 और 128 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 64। तो 15 गुणा 64, 15 गुणा 64 होते हैं 960। तो अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग है वो 960 है। वैसे ही अगला प्रश्न 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं वो 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक 49 तक है। तो 0 से 50 के बीच में 25 सम संख्या है और 25 ही विषम संख्या है, इसलिए ए 1 है, डी 3 माइनस 1 मतलब 2। तो इसमें संख्याएं कितनी है 25 संख्याएं हैं और हमें क्या निकालना है एस 25 निकालना है। तो हमें पता है कि जो सूत्र है एस एन वो है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 25 आ जाएगा 25/2, 2 गुणा 1 जमा 25 माइनस 1 गुणा 2 क्योंकि डी का मान 2 है। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 एकम 2 होते हैं, 25 में से 1 गया 24, दूने 48। अब 48 और 2 हो गए 50, 50 से 2 को भाग किया रह जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 25 गुणा 25 जो कि 625 के बराबर होता है। अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग जो है वो 625 है। अगला प्रश्न, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो जुर्माने के रूप में जो अदा की गई राशि है वो समांतर श्रेणी में है। कैसे 200, 250, 300, 350, 50-50 का अंतर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी और ये इसमें 200 है, डी का मान 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपये और 30 दिनों के लिए है ये राशि। तो एन आपके पास 30 है और हमें निकालना है एस 30। तो हमें पता है कि एस एन का जो सूत्र है वो एस एन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो एस 30 निकालना है जो कि आ जाएगा 30/2, 2 गुणा 200 जमा 30 माइनस 1 गुणा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30/2 होता है 15, 200 दूने 400, 30 में से 1 गए 29 को 50 से गुणा किया 1450। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 1850 गुणा 15 और इनको आपस में गुणा किया तो 27,750 रुपये। अतः एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये राशि अदा करनी पड़ेगी। वैसे ही अगला प्रश्न, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पुरस्कार है x रुपये, तो उससे अगला पुरस्कार इससे 20 कम होगा। तो कुल पुरस्कार क्योंकि 7 है तो आपने 20-20 कम करते जाना है और 700 रुपये है कुल राशि। तो 7 पुरस्कार देने के लिए जो रखी गई राशि है वो आ जाएगी x। अब आपने 20-20 कम करते जाना है, x माइनस 20 में से 20 कम किए x माइनस 40 और ये तब तक कम करते जाने जब तक आपके पास 7 पुरस्कार पूरे नहीं होते। तो आप गिन सकते हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इन सभी पुरस्कारों का योग जो है वो 700 है। अब आप इसको जब हल करेंगे तो x आपके 7 बार आ रहा है तो 7x, बाकी इन सब को जोड़ने पर आपके पास आ रहा है -420, ये 700 के बराबर है। -420 को इस तरफ ले जाइए तो 7x आ जाएगा 1120 और x आ जाएगा 1120/7 जो कि 160 के बराबर आ जाएगा। अतः 7 पुरस्कारों की जो राशि है 160 रुपये। अब आप 20-20 कम करते जाइए, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 जब तक कि आपके पास 7 पुरस्कार नहीं हो जाते। वैसे ही अगला प्रश्न, तो जो अगला प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 लगाएगा
और 12वीं कक्षा तक के लिए ऐसा चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब जो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए जो कुल पेड़ है, 1 लगाएंगे वो पेड़, ये पहली क्लास है तो, पर 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएंगे। वैसे ही दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, पर 3 अनुभाग है तो 6 पेड़ लगाएंगे। तीसरी कक्षा कितनी लगाएगी, 3 गुणा 3 मतलब 9 पेड़। और वैसे ही प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या आ जाएगी 3, 6, 9, और 12वीं क्लास कितनी लगाएगी, 12 3 36 पेड़। तो ये आपके पास एक तरह से समांतर श्रेणी बन गई। और यहाँ ए 3 है, डी 6 - 3 3, और एन क्योंकि 12 क्लासें हैं तो 12 क्लासेस है तो आपके पास एन 12 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है S12। तो S12 कैसे निकालेंगे हम, ये सूत्र लगा के, तो आपके पास S12 आ जाएगा 12/2, प्रथम पद 3 और अंतिम पद 36। 36 और 3 हो गया 39, 12 को 2 से भाग किया रह गया 6, 39 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 234। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। केंद्र ए से आरंभ करते हुए अगला प्रश्न, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है ये। तो सबसे पहले तो हमें अर्धवृत्त का परिमाप पता होना चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 1/2 × 2 पाई r, 2 से 2 कट जाएगा, ये रह जाएगा पाई r। तो ये जो पहली आपके पास जो त्रिज्याएं दी हैं वो है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, जो पहले सर्पिल की जो लंबाई है वो आएगी इस अर्धवृत्त का परिमाप, मतलब पाई गुणा 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे सर्पिल की जो लंबाई है वो भी पाई गुणा r, और त्रिज्या इसकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। वैसे ही तीसरे की जो है, चौथे की, सबकी हम निकाल सकते हैं। तो वो कितनी आएगी, लंबाई पाई गुणा 0.5, पाई गुणा 1, पाई गुणा 1.5, पाई गुणा 2, पाई गुणा 2.5, और कब तक, 13 सर्पिलों तक। ठीक है, तो ये एक तरह की आपके क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। तो यहाँ a 0.5 पाई है, d का मान इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 1 में से 0.5 माइनस किया तो रह जाएगा 0.5 पाई, और n आपके पास है 13, क्योंकि 13 सर्पिल है। तो AP का जो n पदों तक का योग होता है उसका सूत्र हम लगाएंगे, और आपके पास जो चीज़ें दी हैं उनको पुट करेंगे। तो S13 क्योंकि 13 सर्पिल है तो 13/2, 2 × 0.5 पाई जमा 13 - 1 × 0.5 पाई। अब 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब पाई रह जाएगा। 13 में से 1 गए 12, 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 पाई और 1 पाई हो गए 7 पाई, तो 6.5 × 7 पाई रह जाएगा। अब पाई का मान हम 22/7 पुट कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा 6.5 × 22, तो ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। वैसे ही अगला प्रश्न, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। वैसे ही अगला प्रश्न, इसमें लट्ठे दिए हुए हैं। लट्ठों को ढेरी में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, इस तरह से इन लट्ठों को रखते जाते हैं। तो हमने बताना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कि कुल लट्ठे हैं 200, तो वो कितनी पंक्तियों में रखे, मतलब n हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे हैं 20, अगली पंक्ति में है 19, उससे अगली पंक्ति में लट्ठे हैं 18। तो इस प्रकार लट्ठों की समांतर श्रेणी बन रही है, और वो है 20, 19, 18, 17। तो A आपको दिया है 20, D दिया है 19 - 20 मतलब -1, और SN आपको दिया है 200। तो हमें पता है कि AP का जो n पदों तक का जो योग होता है वो सूत्र है SN = n/2, 2a = n - 1 × d। तो SN आपको 200 दिया है, ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। d का मान हमने -1 ले लिया। अब 20 दूने हो जाएंगे 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 41 - n, क्योंकि 20 दूने 40 हो गए, -1 × -1 +1 हो जाएंगे, 40 और 1 41 हो जाएंगे, तो 41 - n। अब n को अंदर गुणा कर देंगे तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, n² - 41n = 400 = 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम गुणनखंड विधि से, इसके गुणनखंड बनाएंगे हम गुणनखंड विधि से।
और आपके पास n के इसमें दो मान आ जाएंगे, एक तो n 25 आ जाएगा और एक n 16 आ जाएगा। और ये जो दो मान हैं ये अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहली स्थिति है n 25 है और दूसरी स्थिति है n 16 है। अब हमने क्या निकालना है, 25 T25 देखना है कितना आता है, और यहाँ पर देखना है T16 कितना आता है। तो T25 होता है a जमा 24t, वैल्यू पुट कर देंगे दोनों जगह। वैसे ही यहाँ T16 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो T25 कैलकुलेट करके आ रहा -4, तो लट्ठे -4 तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये स्थिति नहीं हो सकती। यहाँ पर T16 आ रहा है 5, तो इसका मतलब ये स्थिति हो सकती है। तो इसका मतलब n का मान जो है वो 16 है। अतः कुल 16 पंक्तियाँ और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। अब वैसे ही लास्ट प्रश्न है, एक आलू दौड़ है, उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, जैसे आप देख सकते हैं, और उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर सारी बाल्टियां रखी हुई है। तो एक लड़की, एक प्रतियोगी है, वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस उठाकर बाल्टी में डालती है, और वैसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए जो दूरी होगी वो पहले इधर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब 5 जमा 5 मतलब 10। वैसे ही दूसरे आलू के लिए पहले यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब 5 जमा 3 दो बार जाएगा, तो 5 जमा 3 गुणा 2 मतलब 16 मीटर। इसी प्रकार प्रत्येक आलू को उठाकर लाने में तय दूरी की एक समांतर श्रेणी बन रही है, और वो है 10, 16, 22, 28। तो इस तरह की एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसमें आप देख सकते हैं A 10 है, D 16 है, D 16 - 10 मतलब 6 है, और N 10 है। तो AP का जो n पदों तक का योग है वो हम सूत्र लगाएंगे। तो इसमें सारे जो मान है वो पुट करेंगे, तो S 10 जो आ जाएगा आपके पास वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 370 मीटर। अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ी। इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।